तब तक मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, जहां कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर जो है कांग्रेस संगठन जो है रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि मंडी लोकसभा का उपचुनाव होना है और 3 विधानसभा हलकों का जो है वो उपचुनाव होना है। किस तरह से पार्टी को वहां पर जीत दिलानी है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो रणनीति तैयार कर रहा है। और आज भी शिमला में जो है बैठक हुई है। हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया और आईटी विभाग के प्रमुख अभिषेक राणा जी हैं, जो आज इस मीटिंग में मौजूद थे। इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगामी जो उपचुनाव होने हैं चुनाव मैदान में उतरेगी और क्या कुछ भूमिका, क्योंकि युवा जो हैं ये हैं और सोशल मीडिया ये देखते हैं, तो किस तरह का रोल रहने वाला है युवाओं का और सोशल मीडिया का, इनसे बातचीत कर लेते हैं। राणा जी, उपचुनाव होने हैं, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है कांग्रेस में। आज आपकी मीटिंग हुई है, क्या कुछ रणनीति है उपचुनाव को लेकर और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सोशल मीडिया का साथ, क्योंकि युवा जो है ज्यादातर सोशल मीडिया पर है और आप खुद भी युवा हैं, कितना जो है युवाओं का रोल रहने वाला है इन उपचुनाव में? देखिए, आज राजीव भवन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आदरणीय संजय दत्त जी, जो कि हमारे सचिव हैं और सह प्रभारी हैं प्रदेश के, और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप सिंह राठौर जी के नेतृत्व में एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग आज रखी गई थी, जिसमें आगामी जो चुनाव है उसको लेकर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन तालमेल के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। और सोशल मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल रहता है। आप देखते हैं कि आज की डेट में लाखों लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और कोविड के बाद से वो चीज़ें और बेहतर तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे का साथ संवाद बनाया है। लगातार कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसको बेहतर और ढंग से हम कैसे आगे लेकर जा सकते हैं और आगे कैसे पहुंचा सकते हैं, इसी संदर्भ में जो है आज ये मीटिंग रखी गई थी। और आने वाले चुनाव में जो है उपचुनावों में मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो सोशल मीडिया विभाग है और बेहतर तरीके से जो है इसमें काम करेगा। उपचुनाव में क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं अगर बात करें कांग्रेस की, क्योंकि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, साथ में जो दूसरी चीजें हैं वो भी महंगी हुई है, तेल और पेट्रोल के अलावा खाने का तेल हो या अगर राशन हो, तो किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी किन एजेंडों के साथ इन उपचुनाव में उतरने वाली है, क्योंकि 2022 के चुनाव भी विधानसभा के जो है वो नजदीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल माना जाए 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे तो चुनावों से पहले किए थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे था चाहे प्रदेश के स्तर पे था। आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और उससे भी बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। कोविड काल में लोगों की आय कम हुई, लोगों का रोजगार गया, आज कमाने के साधन नहीं है, ऊपर से महंगाई चरम सीमा पे है। आज देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो पेट्रोल और डीजल है वो कई जगहों पर 100 से पार पहुंच चुका है। ठीक कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया कि इतनी महंगाई जो है वो आज तक भारत के, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, वो अब हो गई। और जितनी बेरोजगारी इस समय जो है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, वो आज तक ना पहले कभी हुई थी। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं इस कोविड काल में भी, उससे पहले भी और वर्तमान में भी, उसकी वजह से जो है बेरोजगारी और आगे बढ़ रही है। अभी आप देखिए कि करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उसके बाद से ही हम आंकड़े देख रहे हैं कि लाखों लोगों तक भी नहीं पहुंच पाया। दूसरी ओर इस महामारी से पहले बहुत बड़ा एक प्रदेश सरकार ने जो है इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया और उसमें कहा कि करोड़ों रुपए का जो निवेश आएगा, साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी चीज हवा हवाई साबित हो गई। महामारी में लाखों युवा जो हैं वो दिल्ली, मोहाली, पंजाब, अन्य जगहों से छोड़ के, बद्दी रोजगार अपना छोड़ के घर पहुंचे। और हमने लगातार, कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि आप इन लोगों का बायोडेटा रखिए कि कौन लोग बेरोजगार हुए, कितने बेरोजगारों की संख्या कितनी हुई। वो भी ये सरकार नहीं रख पाई। इसका तो सरकार का नाम एनडीए इसलिए रखा है, नो डेटा गवर्नमेंट जो है हमारी, ये इसके पास किसी भी चीज को लेकर डेटा मांगा जाए वो आज की डेट में नहीं है। और वर्तमान में भी
बेरोजगारों को रोजगार कैसे देना है उसके ऊपर भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर अगर आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, उपचुनाव में लोग जानते हैं कि 2017 के चुनाव में घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को और अन्य वर्गों को बड़े बड़े वादे किए थे। आज वो घोषणा पत्र उठा के देखिए, जिसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि हर जिले में मिनी स्टेडियम बना देंगे युवाओं के लिए, हर साल 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण देंगे अंग्रेजी बोलने में, 80% जो हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको बद्दी, नालागढ़ इन क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, बाहर के लोगों को कम मिलेगा। ये सारे जो मुद्दे थे ये लिखित में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किए थे, अन्य वर्गों से भी किए हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो आपने वादे लिखित में किए थे वो आपसे वादे पूरे नहीं हो पाए। दूसरी ओर महामारी में जिस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए था नहीं कर पाई। पहले फेज में जो नाकामियां रही, लोग बाहर फंसे रहे, उनको लाने के लिए और पासेस बनाने के लिए कहाँ कहाँ कमियां रही वो हम सारी जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी ने उसे हाईलाइट किया। उसके बाद दूसरी लहर के लिए भी पहली लहर से कुछ सीखा नहीं। आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हर एक वर्ग जो है, हम लोगों ने देखा कि दूसरी लहर में किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने अपनी जान गंवाई। संसद के अंदर जो है देश के हेल्थ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ही नहीं गई, कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई डेटा ही नहीं। तो जो इतने सारे लोग ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे, चाहे दिल्ली में थे चाहे हिमाचल में थे, मैं खुद इतने सारे हमने कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, इतना कुछ हम लोगों ने दिया तो इसलिए दिया कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। सरकार तो मुंह पर ही झूठ बोलने को तैयार है। आज जहां जहां चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, मुझे लगता है कि उपचुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनमें से कुछ मुद्दे मैंने आपको गिनाए। ये सारे मुद्दे जो हैं जनता तक पहुंचाएंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों तक जाकर पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि जो जनता है इस वक्त, चाहे आप इसे सेमीफाइनल का नाम दे दीजिए, किसी और चीज का नाम दे दीजिए, लेकिन इन उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी से कई ज्यादा भारी है। जिस तरह से उपचुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस ने आज एक सदन के अंदर मुद्दा भी उठाया है, रामस्वरूप शर्मा की आत्महत्या का मामला, जिसमें जांच की मांग जो है लगातार कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जब ये आत्महत्या हुई तब भी, और आज फिर से एक बार फिर ये मांग उठी है। तो क्या लग रहा है, सरकार क्यों सीबीआई जांच से जो है पीछे हट रही है, पल्ला झाड़ रही है? देखिए, देश के अंदर सबसे पहले तो आज जो ज्वलंत मुद्दा पार्लियामेंट में उठा है पेगासस का, प्रदेश में भी सत्ता में और उनके सांसद जो हैं, जो चुनकर भारी बहुमत रहे, भारी बहुमत से जीते, दूसरी बार बने, आज वो अचानक इस दुनिया से चले जाते हैं। चाहे उसको आत्महत्या का नाम दिया जाता है, डिप्रेशन का नाम दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को, हर एक मतदाता को यहाँ पे शक की निगाहों से इस पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, हर एक वर्ग मांग कर रहा है कि इस पूरे केस को लेकर जांच होनी चाहिए और लोगों के सामने तथ्य रखे जाने चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव से पहले भी पता लगे कि क्या कारण थे और इसके पीछे क्या वजह रही। इसके अलावा एक हिमाचल प्रदेश में आजकल फेक कॉल आ रही है, जो है खालिस्तानी समर्थक बताए जा रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं कि 15 अगस्त को झंडा ना लहराएं अगर वो सुरक्षित रहना चाहते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? सदन में भी आज मामला उठा है, कांग्रेस के विधायक हों चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, दोनों तरफ से जो है कॉलें आई है। देखिए, चिंता का विषय तो है, और खालिस्तान का इतिहास अगर देखा जाए, जो मांग बड़े समय से रखी जा रही है, ये कांग्रेस पार्टी ने ही और इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के माध्यम से ये सब चीज़ें, मुहिमें रुकी थी पंजाब के अंदर। कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी हैं जो ऐसे कोशिश करते रहते हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी कोई मुहिम छेड़ी जा रही है, अभी कितनी सच्ची है कितनी नहीं है, तो इसकी पूरे प्रॉपर तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहूँगा, ना कोई और व्यक्ति राजनीति करना चाहता है, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती, हमें जो प्रिकॉशन सरकार को लेने चाहिए, ताकि एक जो शांत वातावरण हिमाचल प्रदेश के अंदर लंबे समय से बना हुआ है, उसको बरकरार रखने के लिए हमें इन गतिविधियों से और ऐसी चीज़ों से बचना भी चाहिए, और भविष्य में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से प्रदेश का आने वाले समय में माहौल खराब हो। तो मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो एक साथ हैं, और प्रदेश की एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोग जो है राजनीति से ऊपर उठकर आगे आकर इस पूरी प्रकरण की जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस वक्त जो है ओलंपिक चल रहे हैं टोक्यो में,
भारत के खिलाड़ियों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार ने जो स्पोर्ट्स का बजट होता है उसमें जो है थोड़ी कटौती की है। क्या वजह मान रहे हैं आप, और आपको नहीं लगता कि बजट बढ़ाया जाना चाहिए था जबकि यहाँ कटौती हुई है? देखिए, अभी तो पीवी सिंधु वेट लिफ्टिंग में 2 हमारे मेडल्स आए हैं। उनको पूरा प्रदेश को गर्व है इस बात पर, और देश को भी गर्व है। दूसरी ओर हॉकी टीम्स भी हमारी आगे पहुंची है, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। खेल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, खेल बहुत महत्वपूर्ण है, और ओलंपिक्स तो एक देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि वहाँ पर पदक जीत कर देश आया है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि सरकार की जिम्मेवारी ये है कि हम खिलाड़ियों को और खेल को मजबूत कैसे करें। लेकिन इस समय वर्तमान में अगर आप गौर फरमाएं, जो सरकार है और ये जो मंत्रालय है, इसने अपना प्रमोशन ज़्यादा रखा हुआ है और खिलाड़ियों का और खेल का कम रखा हुआ है। यहाँ तक ये छोटा सा उदाहरण, अगर आप वेबसाइट भी खोलेंगे खेल विभाग की, तो उसमें हर खिलाड़ी की के बारे में जो है सूचनाएं कम हैं, खेल के बारे में सूचनाएं कम है, प्रधानमंत्री और सरकार के बारे में सूचनाएं ज़्यादा कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और दूसरी ओर ओलंपिक ईयर है जहाँ पर खेल में बजट बढ़ाया जाना चाहिए था। खिलाड़ियों को अगर प्रोत्साहित करना है, खेल को बढ़ावा देना है, तो जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर देने को तैयार नहीं है, बजट देने को तैयार नहीं है, सिर्फ टीवी पे, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया पे ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार जो खिलाड़ियों के साथ है, ओलंपिक्स में सरकार बहुत आगे खिलाड़ियों को लेकर जाना चाह रही है, और कहीं ना कहीं खिलाड़ी अगर अपनी मेहनत से मेडल लेकर आ रहे हैं तो सरकार भी उसका श्रेय अपने आप ही लेना चाह रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी ओर एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, दूसरी ओर आप जो बजट है अभी 232 या 230 करोड़ के आसपास की कटौती ओलंपिक ईयर में ही हो गई है खेल विभाग की ओर से। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, और दूसरी ओर जो है आप खेल का बजट कम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कम कर रहे हैं। तो अगर आप सच में खिलाड़ियों का मनोबल ये सरकार बढ़ाना चाहती है तो कहीं ना कहीं जो खेल का बजट कम किया जा रहा है उसको काफी हद तक बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, क्योंकि एक खिलाड़ी को बनाने में, एक खिलाड़ी को आगे पहुंचाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और जब तक सरकार इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमी रह रही है, और अभी वर्तमान में वो कमी है, और सरकार की मंशा दिखाने की कुछ और है और करने की कुछ और है। बरसात का मौसम चल रहा है और प्रदेश भर में लगातार जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे किन्नौर की बात कर लें या सिरमौर की कर लें, लाहौल स्पीति कर लें, कुछ लोग जो हैं फंसे भी हैं, जान भी गंवानी पड़ रही है। क्या वजह लग रही है? क्योंकि हर साल इस तरह के लैंडस्लाइड होते हैं, रोड जो हैं बंद हो जाते हैं, लोगों को भारी दिक्कत होती है। क्या कारण लग रहे हैं? क्या सरकार को इस तरफ जो है ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता है? क्योंकि जो रोड का निर्माण होता है, दूसरी जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कहीं वो इसके पीछे कारण तो नहीं? देखिए, जो आपदा प्रबंधन महकमा है, बाय वर्च्यू देश में प्रधानमंत्री और प्रदेश में मुख्यमंत्री उसके हेड होते हैं। और आपदा प्रबंधन में 2 तरह की मैनेजमेंट्स होती हैं, एक प्री मैनेजमेंट होती है, एक पोस्ट मैनेजमेंट होती है। यानी कि ऐसी कोई आपदा ना आए उससे पहले हमारी क्या तैयारी है, और अगर आपदा आ जाए तो उसके बाद हमारी क्या तैयारी है। और दूसरी ओर इसके लिए एक स्पेशल बजट रखा जाता है ताकि अगर कोई आपदा है तो उसकी नुकसान की भरपाई की जा सके। सबसे पहले जो ये अभी बरसात में जो नुकसान हुआ उसको लेकर मौसम विभाग ने बड़े पहले ही एक नोटिफिकेशन और वार्निंग जो है सरकार को दे दी थी कि इस बार पहले से ज़्यादा बरसात होने की आशंका है और नुकसान होने की भी कई ज़्यादा आशंका है। तो सरकार को प्री मैनेजमेंट जो करनी चाहिए थी आपदा प्रबंधन में वो नहीं करी सरकार ने। दूसरी ओर बादल फटे, लैंडस्लाइड हुई, तो उसको लेकर जो एक रफ्तार प्रशासन की ओर से दिखनी चाहिए थी, तैयारियां दिखनी चाहिए थी, वो कोई तैयारी प्रशासन की नहीं थी। अभी भी आप देखें कि कई जगह लोग फंसे रहे, काफ़ी समय से फंसे रहे। लोगों की कंप्लेंट सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोग फोटो वीडियोस डाल रहे हैं कि अभी तक यहाँ फंसे और वो अभी तक सरकार का कोई युद्ध स्तर पे काम नहीं चला। दूसरी ओर एक तो सुस्ती रही, और दूसरी ओर की जो बजट है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में ये नारा देती रही, उपचुनाव में भी और पहले भी, कि डबल इंजन की सरकार। तो यानी कि आप वोट दीजिए और डबल रफ्तार से काम होंगे और डबल बजट सरकार को मिलेगा। अगर आप आंकड़े उठा के देखें, एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है।
तो जितना नुकसान प्रदेश सरकार का और प्रदेश की जनता का इस समय हुआ और पिछली बरसातों में हुआ है, उसका ज्यादा से ज्यादा खर्चा और वहन जो है वो प्रदेश सरकार ने ही किया है। केंद्र सरकार की ओर से कोई बड़ी राहत प्रदेश सरकार को नहीं मिली है। इस बार भी जो इतना करोड़ों रुपए का नुकसान प्रदेश के लोगों का हुआ है, सरकार का हुआ है, तो उसमें भी प्रदेश सरकार जो है वो खर्चा कर रही है, जो कि पहले कर्ज में डूबी हुई है। और इसके लिए भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री फिर कर्ज लेने दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन राहत का पैकेज केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई ना मिला है। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और अभी भी लगातार नुकसान हो रहा है, तो उसका आकलन करने के बाद मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी से जो है वो डबल इंजन का जो नारा उन्होंने दिया था उसको याद दिलाना चाहिए। और दूसरी ओर उनसे कोई बड़ा राहत का पैकेज लेना चाहिए, ताकि जो करोड़ों रुपए का नुकसान इस समय बरसातों में हुआ है उसको लेकर राहत उस पैकेज से हम लोगों को और प्रदेश की जनता को मिल सके। तो ये थे कांग्रेस सोशल मीडिया और आईटी विभाग के प्रमुख अभिषेक राणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उपचुनाव में मुद्दे जो हैं वो बहुत हैं, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो। इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं वो भी रहेंगे, लेकिन जिस तरह से चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की बीजेपी सरकार हो, दोनों सरकारें जो हैं कांग्रेस के सवालों से भाग रही हैं, जवाब नहीं दे रही हैं। चाहे लोकसभा का सत्र हो या प्रदेश का मानसून सत्र हो, जब भी कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती है, सवाल पूछती है, तो उसका जवाब देने से जो सरकार है वो भाग रही है। और आने वाले समय में जिस तरह से डबल इंजन का नारा सरकार दे रही है, उस नारे को देखते हुए प्रदेश में जिस तरह से विकास होना चाहिए था, केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले जो उपचुनाव हैं, इसमें जनता जो है जवाब भाजपा को जवाब देगी, ऐसा इनका कहना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।